हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर 10th क्लास का, जो कि फर्स्ट टर्म में आ रहा है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे भाई कि जो क्रोमोसोम होता है वो होता कैसा है, बनता कैसे है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है, न्यूक्लियस कंटेन करता है। क्या करता है? न्यूक्लियस को कंटेन करता है। मोस्ट ऑफ सेल, यानी कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए कंटेन किया होता है। ऑर्गेनाइज टू डिस्क्राइब द यूनिट कॉल्ड द क्रोमोसोम। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि जो क्रोमोसोम होता है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये कोई सेल है, ठीक है। ये सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ये हमारी सेल है, ये सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भरा पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। क्या करती है? डिवाइड करेगी। अब डिवाइड करेगी तो इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर है, क्या है? क्रोमेटिन फाइबर है, वो क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होकर क्या बना लेगा? एक थिक स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। अब यही थिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। क्या कहलाता है? क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये जो क्रोमोसोम है, क्या है? क्रोमोसोम है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्रोमोसोम को जैसे क्रोमा अलग किया, ये क्रोमा है और ये हमारा सोमा है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो क्रोमा होता है, इसका मतलब होता है कलर, और ये सोमा होता है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कलर बॉडी होती है वो क्रोमोसोम की होती है, यानी क्योंकि ये डार्क स्टेनिंग ले लेता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1882 में जर्मन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या किया? एनिमल पे किया। क्या किया? एनिमल पे फर्स्ट टाइम इसका स्टडी की। अब वो एनिमल कौन सा था? वो था लार्वी ऑफ सैलमेंडर। कौन सा था? लार्वी ऑफ सैलमेंडर, जो कि क्या है? एक एम्फीबियन है। क्या है? एम्फीबियन है, ठीक है। एम्फीबियन है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कुछ क्रोमेटिन फाइबर हैं, इस तरीके से पड़े हैं। अब ये क्या करेंगे यहाँ पर? देन सेल डिवीज़न। अब ये क्या कर रहे हैं? सेल डिवीज़न करेंगे, ठीक है। तो जब सेल डिवीज़न करेंगे तो ये एक इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर को बना लेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। अब ये क्या है? एक जैसे हैं दिखने में, कैसे हैं? एक जैसे हैं, तो इनको हम बोल देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर क्या करता है? ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनको अटैचमेंट में हेल्प करता है, जिससे ये इधर उधर भागे ना, ठीक है। अब हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे
कि जो ईच क्रोमोसोम होता है उसके पास एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत सारे प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स डीएनए प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड नहीं करती है तो जो क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन है, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमें बहुत लंबी लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और यहाँ पे हम थिन डार्कली स्ट्रेन फाइबर है क्योंकि स्ट्रेनिंग ले लेता है। हाउएवर अब इसके बाद कह रहा है कि जो सेल है वो क्या कर रही है, डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये क्या हो जाएंगे, कॉइल हो जाएंगे, और कॉइल होने के बाद ये कंडेंस हो जाएंगे और फर्दर क्या कर लेंगे, एक थिक इनफ डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि जो क्रोमोसोम होता है वो रैपिडली पिकअप कर लेता है डाई को और कलर्ड हो जाएगा। उसके बाद इसको हम नाम दे देंगे क्रोमोसोम। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने जो अभी बताया था 1882 में जर्मन साइंटिस्ट थे वेलर फ्लेमिंग, इन्होंने नोटिस किया कि जो रैपिडली डिवाइड सेल है लार्वी ऑफ सैलेमेंडर में, उस पर डिवाइड कर ले कि ये हो कैसे रहा है। इन्होंने माइक्रोस्कोप पे यूज़ किया उसको, ओल्ड टाइप का जो था, और उन्होंने देखा कि कुछ मिनट्स में 100 मिनट्स मतलब देखा थ्रेड जो है वो अपीयर हो रही डिवाइडिंग में लेंथ वाइज। फ्लेमिंग ने कहा ये डिवीज़न जो है वो मिटोसिस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लिटरली जो मीनिंग होता है थ्रेड का मतलब उसका मिटोसिस का। Subsequently, with the help of more powerful microsome using the special techniques, chromosome and their constituent have been studied in a great detail। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो क्रोमेटिन होता है वो टू कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब दो सब्सटेंस उसके मेन होते हैं, जैसे डीएनए जिसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये हम उसके क्रोमेटिन में 40% होता है। जो हिस्टोन होता है वो पर्टिकुलर टाइप प्रोटीन होता है जो 60% होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बताया कि जो डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल जो फर्स्ट स्टडी की थी रोजलैंड फ्रैंकलिन ने 1953 में। ठीक है, लेकिन इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर था वो दिया था बॉर्शन एंड क्रिक ने सेम ईयर में, यानी कि 1953 में। इनका जो प्रपोज किया हुआ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का, इसको उन्होंने क्या किया, इन्होंने फाइनल स्ट्रक्चर दिया, तो इसकी बेस पे इनको अवार्ड से सम्मानित किया था नोबेल प्राइज़ से 1962 में। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसी की वजह से इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये कंपोज होता है टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बॉन्ड अराउंड, जो वो क्या है एक दूसरे को अराउंड किए हुए। देखिए ये क्या है, एक दूसरे को अराउंड किए हुए। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। ईच सिंगल स्ट्रैंड कंपोज अ रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है, इधर आ गया तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हर एक क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि हर डीएनए स्ट्रैंड, एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड जो है न्यूक्लियोटाइड रिपीट करती है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होती है इसके मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं 3। ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके मेन कॉन्स्टिट्यूट कितने हैं, 3। देखिए इसको याद करने का, ये जो टाई है, टाई से समझ जाइए कि ये 3 की बात कर रहे हैं। ठीक, पहला है फॉस्फेट, फिर है शुगर, और फिर है आपका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये शुगर जो होती है वो पेंटोज होती है, पेंटोज टाइप की शुगर होगी, यानी कि 6 कार्बन की चेन होगी। लेकिन ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन। ठीक है, फिर हम यहीं पर आ जाते हैं। इसमें लिखा है कि जो फॉस्फेट है, शुगर है, जो कि पेंटोज है, अरेंज लेंथ वाइज। ये क्या है, लेंथ वाइज अरेंजमेंट होता है। तो ये इधर से गई, ये फॉस्फेट ग्रुप है। इसके बाद जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो अटैच होता है शुगर इनवर्ड। ये देखिए बीच में है, ये शुगर के हैं। ठीक है, ये बीच में जो होता है वो अटैचमेंट होता है नाइट्रोजनस बेस का। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्सटेंड होता है, ज्वाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये यानी कि ये दूसरे से जो बना तो बॉन्ड के द्वारा। कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो निकला होता है अदर स्ट्रैंड से, एंड 2 स्ट्रैंड टुगेदर मेक अ लैडर, यानी कि 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से जो ज्वाइन हो रही हैं उसको हम कहते हैं रंग ऑफ लैडर। ठीक है,
4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये आपको पता है डीएनए में। एक होता है एडेनिन जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन जो कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसाइन जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और थायमिन जिसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनाइन जो है वो पेयर करेगा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जो ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये आपका फॉस्फेट है, ये आपकी शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे ये देखिए ये आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर और फॉस्फेट है, और ये आपका नाइट्रोजनस बेस है। अब ये क्या है, सेपरेट दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन ये जुड़ेगा किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन कह रहा है कि जो हिस्टोन होती है आर द प्रोटीन दैट हेल्प द कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हिस्टोन का मेन काम है कि कॉइलिंग करे और डीएनए की पैकेजिंग करे। इसी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे कह रहा है जो डीएनए स्ट्रैंड होती है जो कि एक दूसरे को अलाइन करती है 8 हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक। तो ये कैसे करेगी, जैसे ये है, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, इसको ऐसे करेगी। ये डीएनए है और ये है प्रोटीन। इन दोनों के स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि कॉल्ड द हिस्टोन को ईच कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। इसमें कह रहा है इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम जो है, इमेजिन कर लो लाइक फुटबॉल जिसके पीछे आप देखोगे लॉन्ग रोप लगी होती है। तो ये कह रहा है सिंगल ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है वो अबाउट मिलियन क्रोमोसोम से न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना है। तो इसमें क्या है, हर एक ह्यूमन सेल में कंटेन होता है 2 मीटर का डीएनए, एंड टू एंड तो दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है न्यूक्लियस इन ह्यूमन सेल में अबाउट द 6 माइक्रोन डायमीटर होता है। अब डीएनए जो नीड होती है, डीएनए को किसकी नीड होती है, कंडेंसेशन की, जो कि इनसाइड फिट हो सके न्यूक्लियस के, ठीक है। एंटायर क्रोमेटिन फाइबर जो है वो क्वाइल्ड होगी, एंड सुपर क्वाइल्ड होने के बाद वो क्या करेगी, समथिंग लाइक क्वाइली की तरह करेगी, सुपर क्वाइल दोबारा हो जाएगी, तो टिपिकल टेलीफोन कॉर्ड की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है, जिससे कि एक क्रोमोसोम बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि जो कि फिगर नीचे दी हुई है यहाँ पे, कि पहले सबसे पहले क्या है, ये डीएनए है और ये आपकी है प्रोटीन, ठीक है। इन दोनों की कॉइलिंग को सराउंड द कोर एट हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम, यानी कि जो डीएनए है 8 हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या है, पहले कॉइल होगा, फिर सुपर कॉइल होगा, और ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो बना कंडेंस होकर बना लेगी क्रोमोसोम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया कि हर एक क्रोमोसोम इज कंटेन्स फॉर्म विजिबल ड्यूरिंग द स्टार्ट द सेल डिवीजन, यानी कि मैंने बताया था हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो कंटेन्स होता है और एक विजिबल स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे कि वो सेल डिवीजन कर सके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइंट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, कुछ पॉइंट पे, यानी कि यहाँ की बात कर रहा है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपेयर इज अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्टिव रीजन, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल कॉन्ट्रैक्टिव रीजन ईच क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज लोकेटेड द पर्टिकुलर साइट। तो हर एक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होगा एक पर्टिकुलर साइट पर ज्वाइन होगा, मिलेगा आपको, ठीक है, लोकेटेड होगा। एंड जो सेंट्रोमियर होता है वो सर्व करता है अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि जो सेल डिवीजन में है ये सेंट्रोमियर कैसे उसमें अटैचमेंट करेगा। एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पिंडल फाइबर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देंगे सेंट्रोमियर से। अब ये जो है ये अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, ईच पुल अवे फ्रॉम द अदर टू बॉडी, एक अलग अलग पोल पर क्या करेंगे, ये जो क्रोमोसोम है सेपरेशन हुआ सिस्टर क्रोमेटिड्स का वो अलग अलग पोल्स पे खींच लेंगे उसको, मतलब अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। और डिवाइडिंग सेल जो कि आपको 2010 में आगे दिखाई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेल डिवीजन द क्रोमेटिड्स
नाउ कॉल द क्रोमोसोम डीकंसेंट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, वो डीकंडेंस हो जाएगा एंड रिवर्ट देयर वेरी लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा जैसा कि पहले था, और उसे हम कह देंगे मैनी क्रोमेटिन फाइबर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। द नंबर इज क्रोमोसोम अपेयरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जैसा सेल डिवीजन में था 46 एंड 46 वो हमारे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जीन क्या होता है। तो जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड। तो जीन क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का जो कि क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होता है, इंक्लूड द पर्टिकुलर प्रोटीन। ये इनकोड करता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को जो कि एक्सप्रेस करती है इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी। ये जीन जो होता है वो हेरिडिटी यूनिट्स भी कहलाती है, जिससे कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो आपको ऑफस्प्रिंग में दिखाई देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है।